अध्याय 3 आनुवंशिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या होगी कि जो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में लक्षणों का जो संचरण होता है उसे क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात जो हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें उनके लक्षणों का जो संचरण हुआ उस संचरण को क्या बोला है, आनुवंशिकता तथा एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया, बैटसन ने किया। और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की शब्द जीन से हुई है। तो जीन कहाँ पे पाए जाते हैं, जीन जो होते हैं गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं और गुणसूत्र पे होते हैं तथा ये क्या कार्य करते हैं, ये लक्षणों के नियंत्रण का कार्य करते हैं जीन। सजीवों में लैंगिक जनन वह होगा जिसके अंदर नर व मादा दोनों युग्मक उपस्थित होते हैं और वहाँ पर क्रिया करके संतति उत्पन्न की जाती है। सजीवों में लैंगिक जनन की क्रिया के समय युग्मकों द्वारा विभिन्न लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है। इन लक्षणों को आनुवंशिकी लक्षण कहते हैं। इन आनुवंशिकी लक्षणों का जनक पीढ़ी, जो हमारे जनक कौन होंगे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, से संतति पीढ़ी अर्थात हम में संचरण ही क्या कहलाएगी, वंशागति कहलाती है। सर्वप्रथम हेरिडिटी अर्थात वंशागति जो है शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, स्पेंसर ने 1863 में किया था। लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण, जब लैंगिक जनन होता है तो वहाँ पे जो जीन विनिमय होता है, जीन विनिमय होगी क्या, जीन विनिमय एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर गुणसूत्र है जैसे कि एक्स वाई, इन पे जो गुणसूत्र पर जो जीन पाए जा रहे हैं उनका जो विनिमय हो रहा है उनको जीन विनिमय कहते हैं। होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर भिन्नता पाई जाती है। अब मेंडलवाद। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं, अर्थात फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा गया है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा गया है। क्योंकि मेंडल ने सर्वप्रथम पादपों में वंशागति मतलब जो हमारे जनक से संतति में जो गुणों का जो संचरण होता है, लक्षणों का जो संचरण होता है, उसे हमने क्या बोला, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। मेंडल का जन्म कब हुआ, 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हैंसडॉर्फ प्रांत के सिलेसियन ग्राम में हुआ। सन 1842 में दर्शनशास्त्र में डिग्री प्राप्त करने के बाद सन 1843 में ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर की चर्च में पादरी बने। चर्च के उद्यान मटर पर 7 साल तक संकरण प्रयोग किए। इन प्रयोगों से निष्कर्ष को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, कहाँ पे इनके निष्कर्ष कहाँ निकाले गए, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष शोध पत्र के रूप में प्रस्तुत किए। सन 1866 में इन प्रयोगों को सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण के प्रयोग नामक शीर्षक से प्रकाशित किया। मेंडल द्वारा उद्यान मटर पर किए गए इन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर आनुवंशिकी के नियम का प्रतिपादन किया गया। इन्हें मेंडलवाद भी कहते हैं। अब मेंडल की जो मृत्यु हुई थी, कब हुई थी, 6 जनवरी 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। मेंडल की सफलता का कारण क्या था कि जो मेंडल ने उद्यान के मटर पर जो सफलता प्राप्त की वो कैसे की। मेंडल ने एक ही समय में एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के सभी आंकड़ों को सावधानीपूर्वक सांख्यिकी विश्लेषण किया था। जो चेकर बोर्ड से इन्होंने क्या करा, इनका सांख्यिकी विश्लेषण किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए पादप का चुनाव भी सावधानीपूर्वक किया। इसलिए मेंडल ने क्या किया कि इन्हें सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए उद्यान मटर का ही उपयोग किया। अब हम बात करते हैं कि मटर के पादप का ही चयन क्यों किया, कि यहाँ पे उद्यान मटर के पादप का ही चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर पादप का ही चयन इसलिए किया क्योंकि एक वर्षीय पादप है, क्योंकि वह वर्ष में एक ही बार आता है। एक वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जाना संभव था। द्विलिंगी क्या होंगे, ऐसा पुष्प जिसमें नर व मादा दोनों उपस्थित हो, वहाँ पर स्वयंपरागण की क्रिया, स्वयंपरागण क्या होगी, जब नर व मादा दोनों उपस्थित हो तो वहाँ पर जो
जो पुंकेसर होंगे वह क्या होंगे, स्त्री केसर पे वहाँ पर स्वपरागण की क्रिया हो सकती है, क्योंकि स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं, के द्वारा समयुग्मजी पादप अथवा शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। विपुंसन विधि द्वारा कृत्रिम पर परागण आसानी से किया जा सकता है। तो स्वपरागण तो हम ये कह रहे थे कि स्वपरागण ऐसी क्रिया थी जहाँ पर क्या होता है, एक पुष्प है वहाँ पर ही स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, पर परागण एक ऐसी क्रिया है जहाँ पर किसी और पुष्प के द्वारा जो पुंकेसर हैं वह क्या होते हैं, किसी और पुष्प में जो परागकण होते हैं वह परागकण क्या होते हैं, किसी और पुष्प के अंदर किसी भी माध्यम के द्वारा जा सकते हैं। तो वह वहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, पर परागण आसानी से किया जा सकता है। मटर के पौधों में विभिन्न विपर्यासी लक्षणों के जोड़े पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेंडल में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं तो प्रभावी लक्षण क्या होंगे, प्रभावी लक्षण वह होंगे जो कि प्रकट होते हैं, जबकि हम बात करते हैं अप्रभावी, ऐसे लक्षण जो कि प्रकट नहीं हो पाते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं पादप की ऊंचाई। तो प्रभावी क्या होंगे, लंबा, क्योंकि अगर बहुत सारे पौधे हैं कि लंबे लंबे हैं और उनमें कुछ बोने हैं तो ज़्यादा प्रभाव कौन सा डालेगा, लंबे पौधे, इसलिए इन्हें क्या बोला है, प्रभावी लक्षण का है। पुष्प की स्थिति कक्षीय व अग्रस्त, परिपक्व फली की आकृति कि फूली हुई है या संकृत, मतलब कि वे सिकुड़ी हुई है। अपरिपक्व फली का रंग या कोई अपरिपक्व जो कि परिपक्व नहीं है वो हरा हो सकता है या पीला। पुष्प का रंग बैंगनी और सफ़ेद। बीज की आकृति कैसी हो सकती है, गोलाकार ले सकते हैं हम और झुर्रीदार। बीज का रंग पीला और हरा। ये है हमने किसके लिए करा, मटर के पौधे में ये लक्षण पाए जाते हैं, प्रभावी व अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं।